नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में। डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही अपने फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। ग्रामीण स्थानीय निकायों का वित्त पोषण चर्चा में क्यों रहा? तो 25 जून 2020 को पंचायती राज मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने वर्ष 2020-21 से लेकर 2025-26 तक के लिए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए 15वें वित्त आयोग यानी 15th फाइनेंस कमीशन के साथ एक विस्तृत बैठक की। आप लोगों से क्वेश्चन है कि 15th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? इस बैठक में मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी रूरल लोकल बॉडीज़ के वित्त पोषण में वृद्धि की सिफारिश की गई। कितनी वृद्धि की बात की गई, आइए देखते हैं। तो 15 वित्त आयोग ने 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए 10 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने की सिफारिश की है। इससे पूर्व कितना था? तो 14वें वित्त आयोग ने जो था पंचायती राज संस्थानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 13वें से 14वें वित्त आयोग के बीच जो आवंटन की राशि थी वो 3 गुना थी, जबकि इस बार यह राशि पिछले वित्त आयोग की तुलना में 5 गुना करने की सिफारिश की गई है। तो 13 से 14 में 3 गुना बढ़ाया गया था, 14 से 15वें में इसको 5 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। पिछले में 2 लाख करोड़ थी, अब 10 लाख करोड़ थी। समाचार पत्र जो हमारा हिंदू है उसके अनुसार कुछ बातें हैं यहाँ पे कि मंत्रालय द्वारा आयोग को प्रस्तुत एक मूल्यांकन अध्ययन में वर्ष 2015 और 2019 के बीच वित्त आयोग द्वारा दिए गए अनुदानों के उपयोग की दर 78% प्रदर्शित की गई है। तो वित्त आयोग द्वारा जो भी अनुदान दिए गए उनका उपयोग दर कितना रहा? 78% 2015 से 2019 के बीच में, ऐसा बताया गया। वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से पूरी की जाने वाली प्रमुख परियोजनाओं में सड़क निर्माण और रखरखाव के साथ साथ पीने की पानी की आपूर्ति शामिल है, यानी स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, देश भर की 2.63 लाख पंचायतों के लिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया है इसमें। ठीक है, क्या है 11वीं अनुसूची में शामिल कौन कौन से विषय हैं? तो पहला है कृषि यानी कृषि विस्तार भी शामिल, भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। नंबर 5 मत्स्य उद्योग, 6 सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, 7 लघु वनोपज। आप लोग से क्वेश्चन भी है कि 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? नेक्स्ट है 8 लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है, 9 खादी ग्राम उद्योग एवं कृषि उद्योग, 10 ग्रामीण आवासन, 11 पेयजल, 12 ईंधन और चारा, 13 सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधन, 14 ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण शामिल है, 15 अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, 16 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, 17 शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी शामिल हैं, 18 तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, 19 प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, 20 पुस्तकालय, 21 सांस्कृतिक क्रियाकलाप, 22 बाजार और मेले, 23 स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC और औषधालय, 24 परिवार कल्याण, 25 महिला और बाल विकास, 26 समाज कल्याण, दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी शामिल है इसमें, 27 दुर्बल वर्गों तथा विशिष्टया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण, 28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 29 सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। ये 29 सब्जेक्ट्स आपके सामने 11वीं अनुसूची में, जो कि आपका संबंधित किससे है? पंचायती राज विभाग से। मंत्रालय ने यह भी स्वीकार किया है कि महामारी और लॉकडाउन के दौरान एक बड़ी चुनौती यह थी कि अधिकांश पंचायतें अल्प सूचना पर पका हुआ भोजन उपलब्ध नहीं करा सकती थी। इसलिए यह प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक पंचायत में स्थानीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित होने वाली सामुदायिक रसोई स्थापित की जाए। तो रूरल लोकल बॉडीज हैं उनके संदर्भ में 15वें वित्त आयोग का क्या उत्तरदायित्व बनता है उसको भी देख लेते हैं। तो 15 वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों में इसे राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के तौर पर काम आने के लिए संबंधित राज्य के समेकित कोष को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो क्या कहा गया है इसमें 15 वित्त आयोग के विचारार्थ कि राज्य के जो वित्त आयोग रहे हैं उनके द्वारा जो सिफारिशें उनको आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के
जो उनके संसाधन उनके पूरक के तौर पर काम आने के लिए संबंधित राज्य की समेकित कोष को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करने की जिम्मेदारी की। यानी कंसोलिडेटेड फंड जो है स्टेट का, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी, आवश्यक उपाय सुझाए जाए ताकि उसको बढ़ाया जा सके। आयोग ने इस पर विचार करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट में स्थानीय निकायों के लिए अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी तथा इसके साथ ही अपनी शेष अनुदान अवधि के लिए एक व्यापक रोडमैप संकेत भी दिया था। इस अवधि के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 60,750 करोड़ रुपए 2 किस्तों में आवंटित किए गए। 50% मूल अनुदान यानी बेसिक ग्रांट्स के रूप में और 50% अंतिम अनुदान यानी फाइनल ग्रांट्स के रूप में दिया जाएगा। सिफारिशें क्या है पंचायती राज मंत्रालय की? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो प्रस्तुत सिफारिशें उनके अनुसार 15वें वित्त आयोग 2021 से 2026 की संशोधित अवधि के लिए पंचायती राज संस्थानों के लिए अपने अनुदान को 10 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रखने पर विचार कर सकता है, जो पहले हम लोग बात कर चुके हैं। मंत्रालय द्वारा और क्या क्या सिफारिशें हैं? तो 2020-21 के लिए 15 वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के प्रावधानों के अनुरूप अनुदान अवधि की प्रारंभिक 4 वर्षों अर्थात 2021 से 25 के लिए जो पंचायती राज संस्थान हैं को अनुदान अंतरण की बुनियादी सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 50% मुक्त राशि यानी अनटाइड फंड के रूप में और पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए 50% साबद्ध राशि यानी टाइड फंड के रूप में रखा जा सकता है। इसके बाद ग्रामीण निकायों में पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता में अनुमानित प्रगतिशील परिपूर्णता स्तरों को ध्यान में रखते हुए इसे वर्ष 2025-26 के लिए पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए 25% साबद्ध राशि के रूप में और 75% को मुक्त राशि के रूप में रखा जा सकता है। मुक्त अनुदानों में पंचायती राज को आउटसोर्सिंग के विभिन्न तरीकों, अनुबंध या स्व सहभागिता के माध्यम से बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति दी जा सकती है। ये विभिन्न राजस्व आवर्ती व्यय यानी रेवेन्यू रिकरिंग एक्सपेंडिचर जैसे कि परिचालन, रखरखाव, पारिश्रमिक भुगतान, इंटरनेट एवं टेलीफोन व्यय, ईंधन खर्च, किराया, आपदाओं के दौरान आकस्मिक व्यय इत्यादि के लिए भी अनुदान का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसने 5 वर्ष की अवधि में 2021 से 26 के लिए 12,000 करोड़ रुपए के अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को भी रेखांकित किया है ताकि राज्य को उन सभी ग्राम पंचायतों में समयबद्ध तरीके से ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए सक्षम बनाया जा सके जहाँ इस तरह के भवन नहीं है। तो 12,000 करोड़ किसके लिए? पंचायत भवनों के निर्माण के लिए अलग से। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए एक आवश्यक ग्रामीण अवसंरचना के रूप में सभी ग्राम पंचायतों में बहुउद्देशीय सामुदायिक हॉल केंद्र बनाने की जरूरत को महसूस किया गया है। यदि मल्टीपर्पज़ एक सामुदायिक हॉल बनाया जाए। पर्याप्त धन की कमी पंचायतों के लिए समस्या का एक विषय रही है। ऐसे में वित्त आयोग द्वारा दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि इसके सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सामुदायिक, सरकारी या और अन्य विकासात्मक एजेंसियों के माध्यम से प्रभावी संयोजन संलग्नता द्वारा सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य स्थिति में सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय सरकारों के पास वित्त के स्पष्ट एवं स्वतंत्र स्रोत होने चाहिए। आई होप आप लोग को इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।